सो गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओबीजी का एक लेक्चर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। मोस्टली गाइड बेस्ड क्वेश्चन ही इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, सो हम देखते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर दो कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी, ये है हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी। और यहाँ पर इस लाइन के इधर हम डिनोट करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, ये डिसऑर्डर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और डिसऑर्डर्स क्या होते हैं जो नॉर्मल से डिफरेंट होते हैं। तो अभी हम देखेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या मैकेनिज्म होता है, तभी हमें पता चलेगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। ठीक है, सी नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, ओवम यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, स्पर्म आएगा, ओवम यहाँ से रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एम्प्लोरिस्टमिक जंक्शन में, और उसके बाद जाइगोट ट्रेवल करेगा और इम्प्लांट हो जाएगा यूट्राइन कैविटी में। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब भी ओवम आता है, स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रेवल करता है। मान लो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ट्रेवल किया, ट्रेवल करने के बाद वो इम्प्लांट करता है यूट्राइन कैविटी में। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजेशन का, जाइगोट जो होता है, वो इम्प्लांट करता है यूट्राइन कैविटी में। दिस इज यूट्राइन कैविटी। ठीक है, यूट्राइन कैविटी में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है, आउटसाइड। एक्टोपिक मतलब क्या होता है, आउटसाइड मतलब बाहर, यानी यूट्राइन कैविटी में होना चाहिए था इम्प्लांटेशन, ऐसे जैसे नॉर्मल में हो रहा था। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांटेशन होता है। कैसे होता है देखते हैं। यहाँ से ओवम रिलीज हुआ, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद होना तो क्या चाहिए था कि ये जाइगोट मूव करे और इम्प्लांट हो जाए 2 से 3 दिन के बाद यूट्राइन कैविटी में। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद वो जो जाइगोट है वो इम्प्लांट कहाँ हो जाता है, आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। यहाँ पर हो सकता है, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में कई ज़्यादा इसके रिस्क होते हैं, इंटरस्टिशियल में हो जाता है, इंटेस्टिनल में हो जाता है। ठीक है, तो आप डिफरेंट देख रहे होंगे यहाँ पर क्या डिफरेंस है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट ने मूव किया, यूट्राइन कैविटी में आके इम्प्लांट हो गया। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो वहीं इम्प्लांट हो गया, या तो ओवरी में, या फैलोपियन ट्यूब में, या इंटेस्टिनल। ठीक है, तो ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट अदर देन द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी को छोड़कर अगर इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का कहीं दूसरी जगह, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब देखिए, मान लो यहाँ पर ओवरी में, ये ओवरी में इम्प्लांटेशन हो रहा है। मान लो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो रहा है। मान लो ये इंटेस्टिनल इम्प्लांटेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सर्विक्स में भी होता है, तो सर्वाइकल प्रेगनेंसी भी होती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है, ओवरी में इम्प्लांट हो सकता है। ठीक है, जाइगोट ओवरी में इम्प्लांट हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो सकता है, इंटेस्टिनल में इम्प्लांट हो सकता है, सर्वाइकल प्रेगनेंसी भी होती है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं। देखो, मान लो सर्वाइकल प्रेगनेंसी है, ये क्या है, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, लेकिन और ये ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और इंटेस्टिनल यूट्राइन कैविटी के बाहर हैं, तो इनको हम कहते हैं, इन तीनों को हम कहते हैं, ये है एक्स्ट्रा यूट्राइन, और ये जो है ये है इंट्रा यूट्राइन। तो दूसरी जो चीज पढ़ेंगे हम, अभी तक हमने ये देखा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, यूट्राइन कैविटी को छोड़कर अगर कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाता है, या तो ओवरी में हो जाए,
या फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाए या इम्प्लांटेशन इंटेस्टिनल में हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, चाहे वो सर्वाइकल में ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। ये देखिए, मैं आपको इसमें बताऊंगा। मैंने आपको बताया ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और इंटेस्टिनल, ये क्या है, यूट्राइन, यूट्रस के अलावा, तो एक्स्ट्रा यूट्राइन बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा यूट्राइन में क्या आ जाएगा, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और इंटेस्टिनल, और इंट्रा यूट्राइन में क्या आ जाएगा, सर्वाइकल प्रेगनेंसी। इंट्रा यूट्राइन में सर्वाइकल प्रेगनेंसी, एक्स्ट्रा यूट्राइन में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, इंटेस्टिनल। तो एक्स्ट्रा यूट्राइन मेनली 3 जगह हो सकता है, या तो ओवरी में इम्प्लांटेशन हो जाए, या फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, या इंटेस्टिनल में हो जाए। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पर होती है। तो मोस्ट कॉमन जो साइट होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, वो ज़्यादातर फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो पहला क्वेश्चन तो इन तीनों में से पूछेगा कि जो ये ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है और इंटेस्टिनल, इन तीनों में से सबसे कॉमन कौन सी जगह है जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उसका आंसर है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में मोस्ट कॉमनली आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और इंटेस्टिनल में से जो कि एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर आते हैं, अगर आपको पूछता है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, तो आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। तो अब वहाँ पर देखिए, फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी अगर आपसे मोस्ट कॉमन साइट पूछेगा तो आप बताना एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द मोस्ट कॉमन साइट। एम्प्यूला मोस्ट कॉमन साइट होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो, फैलोपियन ट्यूब का आपको पता है पार्ट्स क्या क्या होता है, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम, 4 पार्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम, 4 पार्ट होते हैं। अब हमने बोल तो दिया कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिस्क फैलोपियन ट्यूब में है। क्वेश्चन पूछेगा फैलोपियन ट्यूब के भी जो 4 पार्ट होते हैं उनमें से भी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, एम्प्यूला होती है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में भी अगर पूछेगा कि सबसे कॉमन कहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सकता है, तो एम्प्यूला में हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एम्प्यूला वाइडर होता है, वहाँ पर स्पेस होती है इम्प्लांटेशन की, तो इम्प्लांट वहाँ पर हो सकता है। दूसरा, एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये 2 रीज़न, एक तो फर्टिलाइजेशन वहाँ पर होता है, दूसरा एम्प्यूला वाइडर होता है। इसकी वजह से मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो एम्प्यूला होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको अगर यहाँ पर इस तरीके से बताऊँ कि एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, 4 पार्ट अगर फैलोपियन ट्यूब के हैं तो हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिल रहा है एम्प्यूला में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखो फैलोपियन ट्यूब के मैंने कितने पार्ट बताया आपको, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ब्रॉड लेटर में मैंने लिखा हुआ है किसमें देखने को मिलता है, एम्प्यूलम में। 55% केसेस जो होते हैं वो एम्प्यूला में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया एक्स्ट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन। इंट्रा यूट्राइन के अंदर क्या आ रहा है, सर्वाइकल प्रेगनेंसी, और एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर या तो ओवरी या फैलोपियन ट्यूब या इंटेस्टिनल। इनमें से भी मोस्ट कॉमन फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट, उन 4 पार्ट्स में मोस्ट कॉमन एम्प्यूला। ओके, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। जैसे आपसे पूछेगा कि रप्चर होने के सबसे ज़्यादा चांस कहाँ हैं, तो वो इस्थमस हम बोलते हैं, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा थिनेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे। नाउ, अभी तक हमने समझ लिया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ हो सकती है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली कहाँ पर होती है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जहाँ पर मोस्ट कॉमन होती है उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है और क्यों देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ लिए हैं। फिर हमने पढ़ा एक्स्ट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन। इंट्रा यूट्राइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए इंट्रा यूट्राइन में कि सर्वाइकल प्रेगनेंसी जो होती है, सर्वाइकल प्रेगनेंसी वो मोस्ट कॉमन होती है इंट्रा यूट्राइन में, और एक्स्ट्रा यूट्राइन में फैलोपियन ट्यूब, उसके अंदर एम्प्यूला। अभी हम मूव करते हैं कॉजेज़ की तरफ। क्या क्या कॉजेज़ हैं जो लीड कर सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। तो पहला जो कॉज होता है वो इम्पॉर्टेंट है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़,
PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। और इसमें से क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है। अगर पूछेगा मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, पूछता है, आप जब भी गाइड सॉल्व करोगे आपको बोलेगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, तो आप बताओगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता किससे, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी किसकी वजह से होता है, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ठीक है, इन दो की वजह से। तो कभी कभी पूछ लेता है कि पहले क्वेश्चन पूछेगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, आप बताओगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। कभी पूछ लेगा अगर आपसे पेपर में कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज कौन कौन से होते हैं, तो गोनोरिया एंड क्लाइमेडिया। ठीक है, सेकंड इसमें है इंट्रा यूट्राइन। चलिए मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इसमें एक चीज आती है ट्यूबल सर्जरी। अगर पहले उस लेडी की ट्यूबल सर्जरी हुई है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी हुई है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अभी यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा मेजर रिस्क फैक्टर। ठीक है, मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मैक्सिमम रिस्क या मेजर रिस्क, या फिर वो पूछेगा मैक्सिमम रिस्क किसके साथ होता है। इन दो के बीच में डिफरेंशिएट देख लेना। ये है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अगर वो पूछता है मैक्सिमम रिस्क किसके साथ होगा, तो मैक्सिमम रिस्क कब होगा, जब पहले उसी लेडी की कोई फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी हुई हो, उसके साथ मैक्सिमम रिस्क होता है। जबकि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ओके, सो ये दोनों चीजें याद रखना। तीसरा अगली चीज है थर्ड जो चीज हो सकती है वो हो सकती है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग डिवाइस, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग डिवाइस, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग डिवाइस। ओके, सो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। ओके, ट्यूबल सर्जरी की बात करें तो मैक्सिमम रिस्क, उसके बाद इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की वजह से हो सकता है, और उसमें हम क्या बोलेंगे उसमें प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग डिवाइसेस। इसके अलावा जो कॉजेज हो सकते हैं वो हो सकता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह हुआ हो, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उस लेडी को पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो तो भी ये एक कॉज है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। ठीक है, अगला है ट्यूबल लाइगेशंस। अगर ट्यूबल लाइगेशंस है तो वो भी किस चीज को लीड करेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लीड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि मेजर रिस्क किसके साथ होता है और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है। ऊपर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि सबसे पहले तो एक्स्ट्रा यूट्राइन और इंट्रा यूट्राइन में सबसे कॉमन कौन सा होता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन। उसके अंदर कॉमन कौन होता है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन कौन होता है। तो यहाँ पर से ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके साइनम सिम्टम्स। ओके, सो साइनम सिम्टम्स डिस्कस करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। तो साइनम सिम्टम में आपको एक ट्रायड देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जो क्लासिकल ट्रायड है इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल ट्रायड में तीन चीजें देखने को मिलती है, ये क्वेश्चन गाइड में आते हैं, पूछे जाते हैं कि ट्रायड के अंदर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। आपको चार ऑप्शन दे देगा कि ट्रायड में ये थे। जो चौथा ऑप्शन है वो गलत होगा, तीन ऑप्शन सही होंगे। तो वो तीन ऑप्शन कौन से हैं, ए मेनरिया, जो लेडी होगी उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगी। सेकंड, एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा लेडी में। ठीक है, और थर्ड है वजाइनल ब्लीडिंग। तो ये तीनों चीज मिला के एक ट्रायड बनाते हैं। ओके, और ये ट्रायड जो होता है वो क्या होता है, हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रायड है, क्लासिकल ट्रायड। ओके, ए मेनरिया होगा 6 to 8 वीक्स। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। सी, अगर ये मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, जो मैं आपको इसको जूम करके यहाँ पे अगर बताऊँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है, मान लो ये
आपका फेलोपियन ट्यूब था। उसके बाद इम्प्लांटेशन जो हुआ है वो यहाँ पर हो गया, ठीक है, एम्प्लिया में इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद क्या करेगा, इसका साइज ग्रो करेगा। जब इसका साइज ग्रो करेगा तो वो क्या करेगा, जो फेलोपियन ट्यूब की नर्व्स हैं, नर्व फाइबर है, जो फेलोपियन ट्यूब के नर्व फाइबर है उनको स्ट्रेच करेगा, क्योंकि वहां पर स्पेस कम होता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा, फेलोपियन ट्यूब की जो नर्व फाइबर है वो स्ट्रेच होंगी, और जिसकी वजह से लेडी को जो होगा वो पेन देखने को मिलेगा। तो लेडी को लोअर एब्डोमिनल पेन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता है, ये रीजन है पेन का, ठीक है। अभी सेकेंड अगर हम रीजन देखें एमेनरिया क्यों हो रहा है, सी जब भी प्रेगनेंसी होती है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, हमें पता है ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, और कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम शेड ऑफ नहीं होती है, ठीक है, वो प्रिपेयर रहती है फर्टिलाइज्ड जो ओवम है उसको कैरी करने के लिए, जो एंडोमेट्रियम होती है वो प्रिपेयर्ड होती है, ठीक है। अभी इस केस में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, कॉर्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, और एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्ड है फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो इम्प्लांटेशन है, जो जायगोट है, वो तो यूटाइन कैविटी में आया ही नहीं, वो बाहर ही इम्प्लांट हो गया, ठीक है। लेकिन एंडोमेट्रियम शेड ऑफ नहीं होगी, क्योंकि कॉर्पस लूटियम उसको मेंटेन कर रहा है। इसीलिए लेडी में एमेनरिया देखने को मिलेगा, लेडी में एमेनरिया देखने को मिलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगी क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ है। आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी में एमेनरिया देखने को मिलता है, इसका यही रीजन होता है, ठीक है, बिकॉज कॉर्पस लूटियम क्या करती है, मेंटेन करती है प्रेगनेंसी को, ठीक है। यहाँ पर एब्डोमिनल पेन मैंने आपको रीजन बता दिया, और वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो ये 3 मेन साइनम सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलेंगे। अगर ये नॉर्मल एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मैं बात करूं, जो आपको ये साइनम सिम्टम देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलेगा, सी यहां पर क्या होता है, क्योंकि स्पेस कम होता है और उसका साइज डे बाय डे बढ़ रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, 6 to 8 वीक्स, इस तरीके से जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वो प्रेशर करेगा, और यहां पर रप्चर हो सकती है फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम कहते हैं रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो क्या होगा, मैसिव हेमरेज होगा, यहां से अगर रप्चर होगा तो मैसिव हेमरेज होगा, और जो वो मैसिव हेमरेज है उसकी वजह से क्या क्या होता है, पहली चीज आपको देखने को मिलेगा शोल्डर टिप पेन, शोल्डर टिप पेन देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, रिफर्ड पेन होता है, रिफर्ड पेन होता है, ठीक है। जब भी आपका फेलोपियन ट्यूब ने रप्चर किया, जो हेमरेज है हीमोपेरिटोनियम, वो क्या करता है, डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड रिलीज हुआ है, जो ब्लड लॉस हुआ है, उसकी वजह से डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से शोल्डर टिप पेन होता है, यानी जो लेडी है उसको शोल्डर में पेन होगा। तो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो पेन होता है वो कहां पर होता है, शोल्डर में। तो शोल्डर टिप पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों होता है, अगर कोई आपसे पूछता है तो डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन होता है, रप्चर से जो मैसिव हेमरेज होता है उसकी वजह से डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से शोल्डर टिप पेन करता है। तो शोल्डर टिप पेन किसका साइन है, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन है। नेक्स्ट है इसमें शोल्डर टिप पेन के बाद आपको देखने को मिल सकता है कुलेन साइन। आपको याद होगा कुलेन साइन पैनक्रेटाइटिस में भी देखने को मिलता है। तो कुलेन साइन क्या होता है, जो हमारा अम्बिलिकस होता है उसके चारों तरफ ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है, शोल्डर में पेन होना। क्यों, बिकॉज जब प्रेगनेंसी रप्चर हुई, जो ब्लड वहां से रिलीज हुआ, मैसिव हेमरेज हुआ, उसने डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन किया, जिसकी वजह से शोल्डर पेन हुआ। सेकंड है कुलेन साइन, आपको पेरी अम्बिलिकल एरिया यानी अम्बिलिकस के चारों तरफ ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरी चीज हो सकती है लेडी को शॉक, क्योंकि मैसिव हेमरेज हुआ है तो लेडी को शॉक हो सकता है, ठीक है। अभी आपको शॉक में पता होना चाहिए, शॉक में क्या होता है, पल्स इंक्रीज होती है और बीपी कम होता है, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। जब भी रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस आता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, ठीक है। और अगर नॉर्मल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, अनरप्चर्ड है, तो आपको एमेनरिया देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ये क्लासिकल ट्रायड है। और रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में शोल्डर टिप पेन, कुलन साइन एंड शॉक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस कैसे करेंगे अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है? सी, पहला क्वेश्चन में ही आपको मैं पहले क्वेश्चन ही बता देता हूँ। यहाँ पर से तो ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गाइड में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। अभी डायग्नोसिस में पहला क्वेश्चन पूछता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? तो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो क्या होता है? लेप्रोस्कोपी। याद रखना, लेप्रोस्कोपी करते हैं। लेप्रोस्कोपी के थ्रू आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोज करते हो, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ये याद रखना, लेप्रोस्कोपी। आप एनिमेशन देख सकते हैं, अम्बिलिकस के नीचे से इंसर्ट करते हैं, ठीक है, डिवाइस को, देन देखते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है फंडामेंटल में, ऐसे बता देता हूँ। CO2 गैस यूज होती है लेप्रोस्कोपी में, ठीक है। लेप्रोस्कोपी में CO2 गैस यूज होती है, कई जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एनक्लेक्स से भी मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। एक क्वेश्चन था, CO2 लेप्रोस्कोपी हुई है पेशेंट की, उसको शोल्डर पेन हो रहा है। हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है वो, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने एनक्लेक्स में देखा था कि एक पेशेंट की लेप्रोस्कोपी हुई है, उसको शोल्डर पेन हो रहा है, तो उसको क्या एडवाइस करेंगे हम? तो सी, क्योंकि CO2 गैस यूज होती है लेप्रोस्कोपी में, तो उसके बाद शोल्डर पेन होना जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आई थिंक एनक्लेक्स बेस्ड किसी बुक में है ये क्वेश्चन, ठीक है। सी, इसका डायग्नोसिस की हम बात कर रहे थे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए? लेप्रोस्कोपी, ठीक है। सेकंड, चलिए अब पता करते हैं कैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर लेडी आपके पास आई तो आप कैसे डायग्नोज करोगे? सबसे पहली बात, आप देखोगे लेडी में बीटा एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ है। बीटा एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ है, जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ता है, ठीक है। आपको पता है सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बीटा एससीजी का लेवल बढ़ता है। तो अगर कोई लेडी आई आपके पास और कह रही है कि उसको लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है, एमेनरिया है, तो क्योंकि लेडी ने आपको बोला कि एमेनरिया है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ प्रेगनेंसी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको बीटा एससीजी का लेवल देखा, तो बीटा एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ है प्लस एमेनरिया है, तो आप समझ जाओगे कि लेडी प्रेग्नेंट है। चलिए, जैसे आपने बीटा एससीजी का लेवल देखा कि बढ़ा हुआ है, आपको हिंट मिला कि हाँ लेडी प्रेग्नेंट है, उसके बाद आप करोगे ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। वेजाइना के थ्रू आप सोनोग्राफी करोगे। तो जब आप वेजाइना के थ्रू सोनोग्राफी करोगे तो आप देखोगे कि वहां पर गैस्ट्रेशनल सैक तो है ही नहीं। यानी ये यहाँ मतलब मान लो आप ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कर रहे हो, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में आपको दिखेगा कि यूट्राइन कैविटी जो है वो तो खाली है, कोई गैस्ट्रेशनल सैक ही प्रेजेंट नहीं है। गैस्ट्रेशनल सैक आपको पता होगा 5th वीक में 6th वीक में प्रेजेंट होता है। तो जब आपने ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी किया तो आपने देखा कि यूट्राइन कैविटी तो खाली है, वहाँ पर कोई गैस्ट्रेशनल सैक नहीं है, लेकिन लेडी का बीटा एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ है। इसका मतलब प्रेगनेंसी तो हुई है लेकिन यूट्राइन कैविटी खाली है। तो ये किस तरफ इशारा करती है कि लेडी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। तो डायग्नोसिस में हम क्या कर रहे हैं, बीटा एससीजी का लेवल देख रहे हैं और ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कर रहे हैं। अगर आपको यूट्राइन कैविटी एम्प्टी मिली लेकिन बीटा एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ है, यानी इम्प्लांटेशन तो हुआ है, क्योंकि एमेनरिया भी देखने को मिल रहा है लेडी में, ठीक है। तो जैसे ही हॉस्पिटल में कभी भी आप पेशेंट से डील करते हो और पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को समझने की कोशिश करते हो तो आप डायग्नोज बना सकते हो। वो आपको बताएगी कि मेरे मेंस्ट्रुअल पीरियड एब्सेंट है, मुझे लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, फिर आप उसका बीटा एससीजी का लेवल देखोगे बढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप सोनोग्राफी करोगे तो देखोगे यूट्राइन कैविटी तो एम्प्टी है, खाली है, ठीक है, वहाँ पर गैस्ट्रेशनल सैक भी नहीं है। तो आप समझ जाओगे कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस हो सकता है। तो दो ये। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम तीसरा कर सकते हैं कि हम ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी ही कर लें अकेले। सिर्फ ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी अगर हम करते हैं लेडी में तो हमें क्या देखने को मिलता है, एम्प्टी यूट्राइन कैविटी। जो यूट्राइन कैविटी है
वो खाली है, एम्प्टी यूट्राइन कैविटी प्लस नो गैस्टेशनल सैक, ना गैस्टेशनल सैक प्रेजेंट है ना यूट्राइन, एम्प्टी यूट्राइन कैविटी है और गैस्टेशनल सैक भी नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट से हम समझ जाते हैं कि लेडी को जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ, या ये चीज़ें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ इशारा कर रही हैं। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गोल्ड स्टैंडर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा लेप्रोस्कोपी, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा एचसीजी का लेवल बड़ा होगा और हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। नेक्स्ट, अभी तक मैंने आपको बता दिया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लासिफिकेशन क्या है, एक्स्ट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कॉजेज कौन कौन से हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ट्यूबल सर्जरी। ओके, उसके बाद कॉजेज के बाद मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं, कौन से क्लासिकल ट्रायड होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, और अब मैं आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सो मैनेजमेंट के पोर्शन में अब हम आ गए हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। मैनेजमेंट में अगर वो प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट था, अगर जो प्रोडक्ट था उसका जो साइज है, साइज पे डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट का साइज, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो प्रोडक्ट का साइज है, इफ साइज ऑफ प्रोडक्ट, इफ साइज ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर से कम है। दूसरा केस, इफ साइज ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का जो साइज है, यानी जो इम्प्लांटेशन हुआ है वहाँ पर उसका जो प्रोडक्ट है उसका जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो आप करोगे मेडिकल मैनेजमेंट, आप करोगे मेडिकल मैनेजमेंट। और मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या दोगे पेशेंट को, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आप पेशेंट को देते हैं मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट, आप पेशेंट को देते हैं मेथोट्रेक्सेट। क्यों? क्योंकि मेथोट्रेक्सेट क्या करती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पे एक्ट करती है। ठीक है, और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देगी। आपको पता होगा जो प्रोडक्ट है वो एक्टिवली डिवाइड करता है उसके बाद 2 सेल स्टेज, 4, 16, 32, इस तरीके से। तो मेथोट्रेक्सेट हमेशा एक्टिवली डिवाइडिंग, रैपिडली डिवाइडिंग जो सेल्स होती है उनमें एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो अगर वो जो प्रोडक्ट है उसका साइज 4 सेंटीमीटर से कम है तो आप मेडिकल मैनेजमेंट के लिए जाओगे, उसको मेथोट्रेक्सेट दोगे और टर्मिनेट कर दोगे प्रेगनेंसी को, टर्मिनेट कर दोगे प्रेगनेंसी को। ठीक है, लेकिन अगर उसका साइज 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में भी आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव सर्जरी। तो सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे, जब 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। उसमें भी 2 होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं। पहली जो होती है, अगर आप इसमें देखेंगे तो मोस्ट कॉमनली जो होती है वो होती है साल्पिंजोस्टोमी। एक होती है साल्पिंजोस्टोमी, एक होती है नहीं, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो एक है साल्पिंजोस्टोमी, एक है साल्पिंजोटोमी। ठीक है, तो ये होता है कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव में होता है साल्पिंजेक्टमी, साल्पिंजेक्टमी। तो मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो आप, कंजर्वेटिव यानी फैलोपियन, आप सिर्फ प्रोडक्ट को रिमूव करोगे। नॉन कंजर्वेटिव में आप पूरे फैलोपियन ट्यूब को ही हटा दोगे जहां पर इम्प्लांटेशन हुआ है। मीन्स सेल्पेंजेक्टमी मीन्स मान लो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इम्प्लांटेशन हुआ था तो आप पूरा फैलोपियन ट्यूब ही यहाँ से कट डाउन कर दोगे। ठीक है, उस पार्ट को ही रिमूव कर दोगे। ये होता है साल्पेंजेक्टमी नॉन कंजर्वेटिव में। ठीक है, कंजर्वेटिव में क्या आता है, साल्पिंजेस्टमी। साल्पिंजेस्टमी में क्या करते हो आप, मान लो इस तरीके से इम्प्लांटेशन हुआ है तो साल्पिंजोस्टोमी में, स्टोमी में क्या होता है, ओपनिंग की जाती है। स्टोमी मतलब ओपनिंग करना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ओपनिंग करोगे, इस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालोगे। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ओपनिंग करोगे, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालोगे। उसके बाद
आप इलेक्ट्रोकॉटरी से क्या कर दोगे, ब्लीडिंग को सील कर दोगे, ब्लीडिंग को सील कर दोगे। तो ये हुआ साल्पिंजोस्टोमी, ओपनिंग करना फैलोपियन ट्यूब में और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकाल देना। दूसरी जो चीज होती है वो है साल्पिंजोटोमी। साल्पिंजोटोमी में क्या कर रहे हो आप ओपनिंग कर रहे हो फैलोपियन ट्यूब में, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को इसमें भी आप बाहर निकाल रहे हो, लेकिन उसके बाद आप यहां पर सूचरिंग कर दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सूचर से फैलोपियन ट्यूब को क्लोज कर दे रहे हो। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस पूछा जाएगा, दोनों में ओपनिंग हो रही है, दोनों में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन इसमें आप सूचरिंग नहीं कर रहे हो, इसमें आपने सिर्फ इलेक्ट्रोकॉटरी के थ्रू ब्लीडिंग को स्टॉप कर दिया। लेकिन साल्पिंजोटोमी में आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को निकालने के बाद सूचरिंग कर रहे हो। तो इसमें जो मेजर डिफरेंस होगा वो ये होगा कि इसमें सूचरिंग की जाती है और इसमें सूचरिंग नहीं की जाती है, इसमें सूचरिंग नहीं की जाती है, इसमें सूचरिंग की जाती है। ठीक है, और साल्पिंजेक्टमी जो कि नॉन कंजर्वेटिव के आता है, उसमें तो आप पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब ही रिमूव कर देते हो। ठीक है, तो ये थे सारी कॉन्सेप्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था जब टाइप्स पढ़ाए थे, एक्स्ट्रा यूट्राइन होता है या इंट्रा यूट्राइन होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी आंसर होगा एक्स्ट्रा यूट्राइन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा यूट्राइन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्स्ट्रा यूट्राइन में भी मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रा यूट्राइन में भी मोस्ट कॉमन क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। तो आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी। यानी अब फैलोपियन ट्यूब में भी मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था इन दोनों में मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा यूट्राइन, इसमें मोस्ट कॉमन फैलोपियन ट्यूब में मोस्ट कॉमन एम्प्यूला 55%। ओके, तो इसमें भी मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, एम्प्यूला। तो आप लिख दोगे एम्प्यूला 55%। ठीक है, नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कारण हमने क्या पढ़ा था, आंसर क्या था इसका, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे, क्लेमाइडिया, ग्नोरिया। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, आपसे पूछेगा मोस्ट कॉमन इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा यूट्राइन फैलोपियन ट्यूब में था, मोस्ट कॉमन इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी। मैंने आपको बताया था यहाँ पर अगर इंट्रा यूट्राइन में पूछे, हालांकि पूछता नहीं है, फिर भी अगर कभी आपसे इंट्रा यूट्राइन में मोस्ट कॉमन पूछे तो सर्वाइकल प्रेगनेंसी। आंसर क्या होगा, सर्वाइकल प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी, ट्यूबल रप्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल रप्चर। ठीक है, सी यहाँ पर अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपसे पूछा जाता है कि रप्चर जो इम्प्लांटेशन है उसका रप्चर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आप बताओगे इस्थमस। क्योंकि देखो जो इस्थमस पार्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा थिन होता है। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये यहाँ पर तो इंटरस्टिशियल हो गया जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये इंटरस्टिशियल हो गया। ये जो इस्थमस होता है ना ये बहुत ज़्यादा थिन होता है। तो क्योंकि ये थिन होता है, बहुत थिन होता है, अगर यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ तो रप्चर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। और यही वो क्वेश्चन पूछता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर होने का चांस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, इस्थमस में।
और उसका रीज़न अगर कोई आपसे पूछे तो बताना इस्टमस थिनेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, तो अगर वहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ तो रप्चर के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और ये वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल रप्चर कहाँ पर हो सकता है? आंसर क्या है? इस्टमस। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग ट्रायड। अगर आपसे कोई ट्रायड कभी भी पूछे, टिप्स में आपको याद होना चाहिए, लेडी को एमेनरिया होगा, आपको पता है क्यों होगा, मैंने रीज़न बताया। ठीक है, लेडी को पेन होगा क्योंकि नर्व फाइबर जो हो रहे हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं, और तीसरा लेडी में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये 3 आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है तो आपको जो देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया, शोल्डर टिप पेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शोल्डर टिप पेन देखने को मिलेगा। ये एक रिफर्ड पेन होता है। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से शोल्डर टिप पेन देखने को मिलेगा। आपको कुलेन साइन देखने को मिलेगा, आपको शॉक देखने को मिल सकता है लेडी में, इसीलिए ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, मैंने डिस्कस किए। ठीक है, ये सब कुछ था एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोज कर सकते हो, कैसे आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट कर सकते हो, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज डिस्कस करी है ओबीजी के हमारे इस लेक्चर में। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी।